बुनियादी टॉपिक है वो है डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स के हवाले से। हमारे पास अद्वियात किन किन अशकाल में मौजूद हैं, उनको हम कहते हैं डोजेज फॉर्म्स। आम लफ्ज़ों में इसकी ये तारीफ है, इसकी आप डेफिनेशन कह सकते हो कि अद्वियात जिन जिन अशकाल में हमारे पास, शक्लों में या अशकाल में हमारे पास मौजूद हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डोजेज फॉर्म। ठीक हो गया जी। फिर इन डोजेज फॉर्म्स को बनाने का मकसद क्या है? एक ही चीज़ जब हमारे पास पाउडर में या कैप्सूल की फॉर्म में मौजूद है, तो वाई देयर इज अ नीड टू मेक अ सस्पेंशन, टू मेक अ सिरप, टू मेक एन इंजेक्शन। ठीक है, जब एक टैबलेट की फॉर्म में मौजूद है हमारे पास, हम पेशेंट को दे सकते हैं, उसका मर्ज जो है वो दूर हो जाएगा। तो सिरप बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, या उसकी इंजेक्शन बनाने की क्यों जरूरत पेश आई? तो ये सारी डिटेल जो है वो आपको इसी टॉपिक के अंदर, इसी हेडिंग के अंदर मिलेगी। ओरल डोजेज फॉर्म्स के अंदर फर्दर आ जाती हैं। सबसे पहले अगर आप इसकी बैक पे जाएं, ठीक है जी, तो देखेंगे आपके सबसे पहले जड़ी बूटियां मौजूद होती थी, उनको पीस के इस्तेमाल कर लिया जाता था या उसका पाउडर बना लिया जाता था। ठीक है जी, तो पाउडर को हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल होता था। अभी भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो पाउडर फॉर्म में आती हैं। साशेज आप देखते हो, जिस तरह माइटिका के साशे हैं, म्यूकोलेटर के साशे हैं, या बहुत सारे प्रोबायोटिक्स जो हैं उनके साशेज हमारे पास अवेलेबल है। तो मेडिसिन को साशे फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता था, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम आती थी, उसको हैंडल करना मुश्किल है। पाउडर आपको पता है थोड़ी सी हवा से जो है वो उड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, बिखर जाता है, या वो मॉइस्चर जो है वो आसानी से कैरी कर लेता है। तो उसको हैंडल करना, उसकी स्टेबिलिटी का ख्याल रखना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि उस पाउडर को कंप्रेस करके, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके क्यों ना उसको एक टैबलेट की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो हमने उसको क्या कर लिया, एक टैबलेट की फॉर्म में पंच कर लिया, कंप्रेस कर लिया। ठीक है, फिर के टैबलेट जो है, बाज अब हमने बात की जड़ी बूटियों की, तो जड़ी बूटियों की आपको पता है स्मेल होती है, एक फ्रेग्रेंस होती है। बहुत सारी अद्वियात हैं, आप पुराने दौर में मेडिकल स्टोर्स पे जाते थे तो एक अजीब तरह की स्मेल आती थी आपको मेडिसिन की, यहाँ पे आपको नहीं आती। उसकी रीजन ये है कि उन टैबलेट्स को जिनके अंदर से स्मेल आती थी, उनकी ऑर्डर ऐसी थी, उसको हमने क्या किया, उसको हमने फिल्म कोट कर दिया, उसके ऊपर हमने कोटिंग कर दी, उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी, ताकि उसकी ऑर्डर हमें जो स्मेल है वो परेशान ना करे, मरीज खाते हुए खुदा ना खास्ता वो उसको वॉमिट ना कर दे, उसका दिल ना खराब हो, नोजिया वाली फीलिंग आए। फिर हमने क्या किया, कुछ अद्वियात ऐसी थी, कुछ मेडिसिन पाउडर ऐसी थी जिनको हमने टैबलेट में कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन उनका टेस्ट अच्छा नहीं था, बहुत कड़वी थी। फ्लैजल आपने खाई होगी, कितना कड़वा टेस्ट होता है, ठीक है, काफी अरसे तक उसका जो है वो जुबान के ऊपर टेस्ट रहता है। तो हमने उनको क्या किया, हमने उनको शुगर कोट कर दिया, फॉर एग्जांपल ब्रूफिन, ठीक है, तो उनकी हमने क्या कर दी, शुगर कोटिंग कर दी। इसके अलावा इनको हम ड्रैगीज भी कहते हैं। शुगर कोटिंग के साथ साथ ऐसी टैबलेट जिनके ऊपर शुगर कोटिंग की हो, लिब्रेक्स की एग्जाम्पल आपके सामने है, लिब्रेक्स को ड्रैगीज कहा जाता है। तो ड्रैगीज का मतलब होता है ऐसी टैबलेट जिसके ऊपर हमने शुगर कोटिंग की है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है जी, फिर हमने बात की एंटेरिक कोटिंग की। तो कुछ टैबलेट्स, कुछ अद्वियात आपको पता है मैदे के ऊपर असर कर रही होती हैं, या मैदे को इफेक्ट कर रही होती हैं, मैदे की तेजाबियत को बढ़ा रही होती हैं, या मैदे के अंदर जो तेजाब मौजूद है वो उन टैबलेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, उस मेडिसिन को तबाह कर रहा होता है, ठीक है, उसके असर को कम कर रहा होता है। तो हमने उनकी एंटेरिक कोटिंग कर दी, ठीक है, टैबलेट की एंटेरिक कोटिंग कर दी, या उसको हमने कैप्सूल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हम इजी टू उसको सॉलो करें, इजी टू डाइजेस्ट हो, हमारा मैदा भी डिस्टर्ब ना हो, और जिस मकसद के लिए जा रही है वो मकसद भी पूरा हो जाए। फिर टैबलेट्स जो हैं वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है, वो सब कॉन्शियस है, नींद बेहोशी या बेहोशी की हालत में, तो उसको आप टैबलेट तो नहीं दे सकते, वो स्वॉलो ही नहीं कर पाएगा, खुदा ना खास्ता उसकी सांस की नाली में चली जाए तो फिर हमने उनको क्या किया, हमने कहा कि इनको हम दूसरे रूट पे ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेरेंटरल रूट, आईवी इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है, इसको भी हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं। टैबलेट वाला पोर्शन क्लियर है, ठीक है। अब कैप्सूल क्यों बनाया गया, कैप्सूल बनाने की क्या वजह थी? कैप्सूल में अगर आप देखते हैं, अगर आपने कोई भी कैप्सूल मेप्राजोल, राइजे का या कोई और कैप्सूल ओपन करके उसको देखा हो, तो बाज के अंदर जो है वो बीड्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, दाने दाने होते हैं। कैप्सूल इटसेल्फ जेलेटिन का शेल है, उसके अंदर जो बीड्स ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं उसकी एंटेरिक कोटिंग हुई होती है, ठीक है, क्योंकि ओमेप्राजोल जो है वो स्टमक की एसिडिटी को जाके रेजिस्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी जो है वो खत्म हो जाती है।
तो हमने उसकी इंटायरी कोटिंग कर दी ताकि वो स्टमक को सरपास कर जाए, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो फॉरनली क्विकली एब्जॉर्ब हो जाए। फॉरनली कह दी फॉरन जो है वो या क्विकली एब्जॉर्ब हो जाए। क्लियर है? कैप्सूल की समझ आ गई। उसके बाद है बच्चों की एग्जाम्पल लेते हैं हम। बच्चे जो है वो टैबलेट नहीं खाते, हम छोटे होते हम भी नहीं खाते थे यार, इतनी बड़ी गोली। अब पैरासीटामोल की गोली छोटे बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी गोली है, 500 mg की, तो उसको स्वालो करना हमारे लिए मुश्किल है। तो हमने क्या किया, बच्चों के लिए हमने क्या बना ली, सिरप बना लिया, हमने सस्पेंशन बना लिया। अब सिरप, सस्पेंशन, इमल्जन ये क्या होते हैं, इसको भी हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। टैबलेट का मैंने आपको बता दिया, टैबलेट हमारे पास मौजूद है। फिर कैप्सूल्स का भी मैंने आपको बता दिया। जो आउटर शेल होता है वो जेलेटिन का बना होता है। अब कैप्सूल के अंदर हमारे पास सॉफ्ट जेल कैप्सूल भी आ जाते हैं जिनके अंदर लिक्विड होता है, फिश ऑयल कैप्सूल, कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल, ठीक है। और पाउडर कंटेनिंग कैप्सूल भी आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स के जो है मोक्सिसिलिन वगैरह, उसके अंदर आपने देखा पाउडर होता है। और बीड्स कंटेनिंग भी होते हैं, जिन बीड्स के ऊपर हमने इंटैरिक कोटिंग की होती है। इसके अलावा पाउडर से हमने कन्वर्ट किया ग्रेन्यूल्स, ठीक है। यूरोडोनॉल के आपके पास ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, या क्लैरिसीड अगर आप वायल देखो तो उसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। क्लैरिसीड वायल कह रहा हूँ, सॉरी, जो सिरप की बॉटल है उसकी, वायल नहीं, सिरप की जो बॉटल है उसके अंदर भी ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो उसको कहते हैं अच्छी तरह शेक कर लें ताकि वो इक्वली मिक्स हो जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिरप, सस्पेंशन, एमल्शन। सिरप क्या होता है? सिरप बेसिकली है ऐसा महलूल सॉल्यूशन जिसके अंदर आपने चीनी हल की होती है, शरबत जिसको आप बोलते हैं। उसकी एक खास मिकदार है कि इसमें इतनी चीनी होगी तो हम इसको डिक्लेयर कर देंगे जी ये सिरप है। दैट इज 66.67 या ऑलमोस्ट आप कह लें 67%। कितनी? 67%। इसके ऊपर मेंशन नहीं होता, लेकिन इसका क्राइटेरिया है ब्रिटिश फार्माकोपिया में या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में कि सिरप दैट कंटेन्स 67% ऑफ शुगर इज कॉल्ड अ सिरप। ठीक है जी, क्लियर है? सिरप आप देखते हैं ये बिल्कुल क्लियर लिक्विड होता है, आप इसके थ्रू देख सकते हैं, या ये जो लाइट है ये इसके अंदर से गुजर सकती है। अगर यहाँ पे आप इसको विजुलाइज करें, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसके अंदर आपको कोई पार्टिकल्स नजर नहीं आएंगे। इसको हम क्या कहते हैं? सिरप। तो ऐसा सोल्यूशन जो बिल्कुल क्लियर हो, पता ना चल रहा हो कि इसके अंदर मेडिसिन आपने डिसॉल्व की है या नहीं, और इसके अंदर से लाइट भी गुजर जाए, क्लियर सोल्यूशन जो कहलाता है उसको हम कहते हैं सिरप। दूसरा है हमारे पास इमल्शन और सस्पेंशन। इसमें सबसे पहले हम सस्पेंशन को डिस्कस करते हैं। सस्पेंशन का वर्ड निकला है सस्पेंड से। सस्पेंड का मतलब होता है मुअल्लक होना। क्या मतलब होता है? मुअल्लक होना। धूप कमरे में आ रही हो छोटी सी खिड़की से या थोड़ी सी जगह से, तो आपने देखा होगा हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स या कोई और छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंडेड होते हैं, मुअल्लक होते हैं, उनको हम कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। उसी से बना है सस्पेंशन के लिक्विड जिसके अंदर मेडिसिन पाउडर जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ, वो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर सस्पेंडेड है और थोड़ी देर आप इसको अगर रखेंगे तो ये अपने वेट की वजह से जो पाउडर है वो बैठ जाएगा नीचे, जिसकी वजह से इसके ऊपर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यू। अच्छी तरह हिलाए कि जो नीचे केक बन गया है, ठीक है, वो दोबारा से जो है वो सस्पेंड हो सके, ताकि हर चम्मच के अंदर, हर डोज के अंदर आपको इक्वल जो डोज है मेडिसिन की वो आपको मिल सके। क्लियर हो गया? इसके अंदर से अगर आप देखेंगे तो लाइट पास नहीं हो सकती, ठीक है जी। थर्ड है जी हमारे पास इमल्शन। इमल्शन क्या होता है? इमल्शन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर। किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है? ऑयल एंड वाटर। अब इसकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, इन ऑयल, वाटर ऑयल वाटर। जिस तरह आप क्रीम्स देखते हैं, ऑइंटमेंट्स का भी मैंने आपको बताया, वो भी इमल्शंस होती हैं। क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स भी क्या है? इमल्शंस हैं। तो इमल्शन का सिंपली आपने इतना याद रखना है, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें ऑयल और वाटर जो है वो मिक्स किए गए हो। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे एलिक्सर। इसके ऊपर आपने पढ़ा होगा, लिखा है नॉन अल्कोहलिक। इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें ना, जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में या यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में की जाती है, वो है कि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में चीनी, बहुत ज्यादा मिकदार में चीनी और अल्कोहल शामिल हो। क्या क्या शामिल हो? बहुत ज्यादा मिकदार में चीनी और अल्कोहल शामिल हो, उसको हम कहते हैं एलिक्सर। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड में, मुस्लिम कंट्रीज में इसमें से जो अल्कोहलिक वाला पोर्शन है उसको हटा दिया गया, उसकी शर्त को
ख़त्म कर दिया गया है ताकि हमारे जो रिलीजियस फैक्ट है वो भी बरकरार रहे और मेडिसिनल जो उसका इम्पैक्ट है, जो उसका क्राइटेरिया है, वो भी उसको फुलफिल किया जा सके। तो इसके ऊपर हमने लिख दिया नॉन अल्कोहलिक। इसके अंदर अल्कोहल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है, सिरप से ज़्यादा मीठा होता है, एलिक्सर। ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद है हमारे पास बच्चे एक चीज़ टिंक्चर। टिंक्चर, व्हाट इज टिंक्चर? टिंक्चर का लफ्जी मतलब होता है एक्सट्रैक्ट किसी भी चीज़ का, ठीक है, निचोड़। सो डिफरेंट केमिकल्स, फॉर एग्जांपल आयोडीन, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल बेंजोइन, टिंक्चर बेंजोइन का आपने सुना, टिंक्चर आयोडीन, उन चीज़ों का एक एक्सट्रैक्ट है जिसमें उनकी प्योरिटी जो है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा प्योर होती हैं, उन केमिकल्स की मिकदार ज़्यादा होती है, उसको हम क्या कह देते हैं, दैट इज टिंक्चर। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास जेल्स, ठीक है, ये क्रीम्स की फॉर्म में भी आती हैं, ये जेल्स भी आती हैं। क्रीम्स का मैंने आपको बता दिया वो क्या है, इमल्शन है, उसमें ऑयल वाटर दोनों मिक्स किए होते हैं। जो जेल्स होती हैं ये वाटर बेस होती हैं, ठीक है, पानी से आसानी से जो है वो रिमूव हो जाती है। इसी तरह क्रीम्स और ऑइंटमेंट भी ऐसी होती हैं क्योंकि उसमें एक पोर्शन वाटर का भी होता है। क्लियर हो गया जी। उसके अलावा हमारे पास बच्चे आ जाती हैं इन्फ्यूजन्स। अब हमने एक पॉइंट जो है वो डिस्कस किया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंजेक्शन एंड इन्फ्यूजन। तो इंजेक्शन जो है वो कदरे आप जल्दी, मतलब थोड़ा टाइम लेकर उसको इंजेक्ट कर देते हैं, वेन में लग रहा है, चाहे इंट्रामस्कुलर लग रहा है, चाहे सबक्यूटेनियस लग रहा है, तो उसका जो टाइम आपने कंसीव किया, जो टाइम आपने कंसीड किया वो थोड़ा है, जिसकी वजह से हमने उसको कह दिया इंजेक्शन। इन्फ्यूजन हम कहते हैं इंजेक्शन जो आप स्लोली एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जो थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप करके, आधा घंटा, 1 घंटा, उसको हमने क्या नाम दे दिया, चीज की सिचुएशन आपने सामने रखनी है या डॉक्टर ने सामने रखनी है कि बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, उसकी फिजिकल स्टेटस क्या है, कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, ठीक है जी, जाग रहा है, सो रहा है, खुदा न खास्ता कोमे में है, पैरालाइज्ड है, तो उसके नतीजे में डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है कि मैंने इसको कौन सी डोजेज फॉर्म देना। आपने कभी नहीं ये देखा होगा कि छोटा सा बच्चा है 6 माह का तो डॉक्टर ने उसको टैबलेट लिखी हो, कभी देखा हो आपने उसके ऊपर? कभी ऐसा हुआ हो? कभी भी नहीं, ठीक है। या कोमा पेशेंट हो, खुदा ना खास्ता, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, मरीज बेचारा लम्बे पे है, तो उठा रहे हैं डॉक्टर, उठ उठ पुत्र दवाई का टाइम हो गया, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। तो पेशेंट की कंडीशन और उसकी फिजिकल स्टेटस के हवाले से, मतलब बच्चा है, बूढ़ा है, मेल है, फीमेल है, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं कि आपने कौन सी डोजेज फॉर्म लेनी है। अगर तो अडल्ट पेशेंट है और प्रॉपरली कॉन्शियस है, ठीक है, जाग रहा है, चल फिर रहा है, उठ बैठ रहा है, तो उसको वो टैबलेट, कैप्सूल वगैरह दे देते हैं। अगर तो छोटा बच्चा है तो फिर उसको हम सिरप, सस्पेंशन वगैरह दे देते हैं, ठीक है। जो मरीज सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस है उसको फिर इंजेक्शन लगा दिया जाता है। या ऐसी खुदा ना खास्ता इमरजेंसी सिचुएशन है जिसके अंदर आप वेट नहीं करेंगे कि दवा मुंह में जाए, स्टमक के अंदर जाके डाइजेस्ट हो, फिर छोटी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो और फिर वो अपना असर दिखाए, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप उसको क्या करते हैं, इंजेक्शन। फॉर एग्जांपल इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, तो वेट नहीं करते, फौरन उसको ड्रिप लगा देते हैं, फौरन पेन किलर इंजेक्शन लगा देते हैं बजाय उसको टैबलेट खिलाने के, ठीक है। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पेशेंट की फिजिकल कंडीशन, ठीक है, और स्टेटस जो है वो डिसाइड करता है कि उसको कौन सी डोजेज फॉर्म आपने देनी है। इसके अलावा कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं इन डोजेज फॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, इनके बारे में, या हमने इससे पहले जो रूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े उनमें से आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। 1-2 सवाल मेरे माइंड में जनरेट हो रहे हैं जो आपको पूछने चाहिए। इमल्शन और क्रीम दोनों सेम है? इमल्शन क्रीम या ऑइंटमेंट जो है ना वो इमल्शन की टाइप से आती है। इमल्शन एक बड़ी हेडिंग है, उसके नीचे आ जाती हैं क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट, ठीक है। उसकी आगे लंबी डिटेल है, मैंने आपको बताया डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बने कि ऑयल कितना है, वाटर कितना है, ठीक। और कोई सवाल है? कभी आपने इंजेक्शंस के ऊपर पढ़ा हो या लिखा देखा हो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ऑलवेज यूज फ्रेशली प्रिपेयर्ड इंजेक्शन। इंग्लिश में अगर आप इसको देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रेशली रिकॉन्स्टिट्यूटेड सॉल्यूशन इज रेकमेंडेड, के ऐसा इंजेक्शन इस्तेमाल करें जो आपने अभी बनाया, ये नहीं कि हफ्ता पहले बना के रखा था।
ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, या जो पाउडर फॉर्म के अंदर हमारे पास सस्पेंशन भी आती है एंटीबायोटिक्स की, तो जब उनके साथ पानी मिक्स हो जाता है तो उनकी जो लाइफ है वो क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? ऊंचा बोले, क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सोना नहीं, जागते रहना, ठीक है। तो उनकी लाइफ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अगर आपने वो लंबे अरसे से बना के रखा हुआ है तो खुदा ना खासा हो सकता है उसकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट आया हो, वो उतनी एफिकेशियस ना रहे, उसकी एफिशिएंसी उतनी ना रहे। इस वजह से डॉक्टर्स भी लिख देते हैं, या वहाँ पे जो डिस्पेंसर होता है, जो नर्स होती है जो इंजेक्शन लगा रही होती है, उसको भी वो ताकीद कर देते हैं कि आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड इंजेक्शन ही यूज डिपेंड करता है। गुड क्वेश्चन, ये भी एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा था जो आपको पूछना चाहिए था, पूछ लिया आपने। एंटीबायोटिक्स के सिरप भी बिल्कुल इसी तरह। अब इसके अंदर से एक और सवाल जन्म लेता है कि इसके ऊपर एक्सपायरी लिखी होती है 3/24, ठीक है, लेकिन एक दफा आपने रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया तो वो कहते हैं इसको हफ्ते में इस्तेमाल करो। वैसा क्यों? तो जब आपने इसको एक दफा ओपन करके रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया तो उसके बाद उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो उतने ही दिन है जितने दिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, 5 दिन या आया 7 दिन, फिर उसकी ये वाली एक्सपायरी काउंट नहीं होगी। अगेन बेस उसकी क्या है, क्या वजह है, क्या कॉज है? वो ये कि उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। एंटीबायोटिक्स पानी के साथ जब मिल जाती हैं तो उनकी उस तरह से स्टेबिलिटी नहीं रहती। एक खास टाइम पीरियड के बाद जो उन्होंने दिया होता है कि 5 दिन में इस्तेमाल कर लें या 7 दिन में। इसी तरह बहुत सारे ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स, इसके ऊपर लिखा होगा कि इसको आपने 4 हफ्ते या 1 महीने के अंदर, या यूं भी लिखा होता है इसको खोलने के बाद रेफ्रिजरेट कर लें, ठीक है। पहले रेफ्रिजरेट जो फ्रिज आइटम है वो नहीं है, लेकिन खोलने के बाद आपने क्या करना है, इसको फ्रिज में स्टोर करना है, ठीक है। सो ये जितनी कंडीशंस हैं ये सारी की सारी क्या है, अद्वियात की स्टेबिलिटी के लिए है, ताकि वो स्टेबल रहें। दवाई स्टेबल रहेगी तो अपना असर शो कर सकती है, ठीक है। दवाई स्टेबल रहेगी तो वो अपना असर शो कर सकती है, अदरवाइज वो नाकारा है जब तक वो एफिशिएंसी नहीं दिखाएगी जिसमें जाके वो आपकी बीमारी को ट्रीट नहीं कर